हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो वीडियोस आप थोड़ा लेट फॉलो कर रहे हैं, कोशिश करो वो जल्दी से जल्दी फॉलो हो और जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 कंटिन्यू करते हैं। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, उसमें से हमारी लास्ट लेक्चर जो अगर आपने नहीं देखा है तो ये लिंक यहाँ पे दिया है, इस लेक्चर को पहले कंप्लीट कीजिए। और हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लिया था, और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉलीमर्स, जिनके मास बहुत ज्यादा होते हैं, उनके लिए उनको उनका मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए। और इसकी क्या वजह दी जाती है, तो चाहे तो आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए पहले उसको, फिर हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। लिखिए, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज preferred to calculate molecular weight of macromolecules like polymer, protein, etc. तो इसकी देखिए दो वजह दी जाती है। समझिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आपने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं। आपने पढ़ा है पहला तो आपने पढ़ा है P नोट माइनस PS अपॉन P नोट XA। फिर आपने पढ़ा है डेल्टा TB X, डेल्टा TB मोलैलिटी इंटू KB। फिर आपने डेल्टा TF पढ़ा है मोलैलिटी इंटू KF। फिर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा है CRT। इन सब में कॉमन बात है बेटा। क्या कॉमन बात है? XA क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर अगर आप बात करोगे तो मोल कैसे निकलता है? ग्राम में वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप देखेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां भी देखिए, ये क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या आता है? मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल का मतलब क्या है? ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पाई क्या होता है? CRT। C क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल का मतलब ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ये कॉपी का टॉप पर लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। क्या वजह है कि हम बाकी को नहीं यूज करते? हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं अगर हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मोलर मास ज्यादा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उनको हमें उनका मॉलिक्यूलर मास अगर हमें मेजर करना है। तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट मैक्रोमोलिक्यूल का ज्यादा होता है, इसलिए उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें मिलती है वो बहुत कम मिलती है। मतलब अगर आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर का डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर निकालेंगे या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास बहुत होने की वजह से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बहुत कम आएगा और आप इसको नाप नहीं पाओगे। फ्रीजिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम आएगा, आप मेजर नहीं कर पाओगे। लेकिन पाई, हाँ कि सर इसका भी तो मॉलिक्यूलर मास है, तो पाई की वैल्यू भी कम आनी चाहिए, बिल्कुल कम आती है, लेकिन पाई को नापने का तरीका अलग है हमारे पास। हम पाई क्या है? प्रेशर को कैसे नापते हैं? हम मरकरी डाल करके उसकी हाइट नापते हैं, और मरकरी की डेंसिटी कम होती है इसलिए उसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, इसलिए हाइट में डिफरेंस हमें इजीली मेजर हो जाता है। इसलिए हम मैक्रोमोलिक्यूल में अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पता करना है तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसका पहली वजह इसमें ये दी जाती है कि आप जैसे ही कोई मैक्रोमोलिक्यूल लेते हो तो आपको अगर रिलेटिव इन बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, वेपर प्रेशर के लिए गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ जाता है। और इतने हाई टेम्परेचर पर आप अगर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास चाहते हो, कार्बोहाइड्रेट का चाहते हो, पॉलीमर का चाहते हो, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, टूट जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा प्रोटीन। तो इसलिए आप इनको यूज नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि कम टेम्परेचर पर ही हम इनको मेजर कर पाए, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये आप कम टेम्परेचर पर नापते हो, इसीलिए मैक्रोमोलिक्यूल आपके स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये दो वजह है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफर करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को कि मॉलिक्यूलर मास को ऑब्जर्व करने में, ठीक है। तो लिख लीजिए पहली वजह
ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर मास of macromolecules, the colligative property observed is very small. Such changes cannot be measured. Such changes, ये जो changes आएंगे इनमें, cannot be measured accurately, but osmotic pressure can be measured due to difference in height. Of solute and solvent. ठीक है, कि इनमें मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता, बट ये हो जाता है। दूसरा टेम्परेचर वाला इशू लिख लीजिए। दूसरा लिखिए, मोरओवर osmotic pressure is generally measured at room temperature and protein, polymer, etc. are stable at this temperature. But at high temperature, they are not stable. So molar masses of these substances cannot be measured. Without changing their substance. मतलब सब्सटेंस ही रहता है, टेम्परेचर बढ़ाओ टूट जाएगा, तो सब्सटेंस ही चेंज कर दिया आपने, डीनेचर्ड कर दिया पूरा उसको। If we preferred changing their substance, if we preferred other colligative property. आइए, तो हमने ये समझ लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों प्रेफर करते हैं। और अब इस चैप्टर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक लिखते हैं। लिखिए एबनॉर्मल मोलर मास। ये समझ लिया तो ये चैप्टर आ जाएगा काबू में। लिखिए एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, पहले एक लाइन लिख लीजिए, डेफिनेशन, फिर समझाते हैं क्या है। लिखिए molar masses that are lower or higher than expected value, ब्रैकेट में लिखना theoretical value, expected value when calculated with the help of colligative property are called abnormal molar mass। समझिए, पहले समझिए कि abnormal molar mass होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपने NaCl की बात करी। NaCl का होता है 23 और ये होता है 35.5 और ये आना चाहिए 5, 8 और 58.5। NaCl का मोलर मास आना चाहिए इतना। ठीक है, यह है इसका थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमने अभी तक पढ़ी हुई है ये। बट आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। आपने रिलेटिव वेपर प्रेशर यूज कर लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका यूज कर लिया और आपने देखा कि इसका मोलर मास तो यार आपके पास 55.5 ही आ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। आपको याद होना चाहिए, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन यूज ये है कि हम उससे सब्सटेंसेस के मोलर मास निकालते हैं। सपोज करो एक हमने NaCl डाला और हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए 58.5। हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को उसमें यूज कर रखा है। चलो वो छोड़ो, आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके उसका मोलर मास निकाला है और आपने पाया कि वो मोलर मास आ गया थोड़ा सा कम। ये जो आया है इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ये दिक्कत है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे पास मोलर मास गलत आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर हो गया ये कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। अब बात ये आती है कि सर ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ये एबनॉर्मल है यानी कि ऑब्जर्व है ना,
तो जो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है वो थ्योरेटिकल ही आनी चाहिए, चेंज क्यों हो रही है, इसकी एक खास वजह है। लिखिए इस बात, लिखिए दूसरी बात, एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट इज ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग कंडीशंस, इज ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग कंडीशंस ओनली। तो NaCl का मोलर मास 58.5 ही आए, ऐसा कब जरूरी, कब होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर हम निकालेंगे, कब निकालेंगे, उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त लिखिए, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, यानी कि जिस सॉल्यूशन का आप यूज कर रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए वो डाइल्यूटेड होना चाहिए। देखो बेटा, अगर आपने सपोज कीजिए कि सॉल्यूशन लिया और वो डाइल्यूटेड नहीं है, कंसंट्रेटेड है, यानी कि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, तो होगा क्या कि सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। सॉल्वेंट सॉल्यूट के, देखो सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूट को तोड़ता है तभी तो घुलता है ना। तो सपोज करो आपने सॉल्वेंट ही कम डाला है, सॉल्वेंट कम डाला है, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहेंगे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को उनमें जाने की जगह नहीं मिलेगी तो वो भी आपस में चिपके रहेंगे, यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन बन गया आपका नॉन आइडियल। और हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी निकाली है वो सब आइडियल सॉल्यूशन पर ही निकाली, इसलिए हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए आइडियल। लिखिए एक्सप्लेनेशन इसकी, लिखिए, बिकॉज इफ सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूटेड, if solution is not diluted, interaction between solute and solvent particle will increase and solution will not be remain ideal, and equations derived for determination of colligative property will not be valid। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात लिखिए कि सॉल्यूट मस्ट नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। देखो बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, हम कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो कि उसके सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, यानी कि कॉलिगेटिव डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। सपोज करो आपने अपनी तरफ से एक पार्टिकल डाला, ठीक है, ओके, तो थ्योरेटिकली आपने कितना डाला, एक पार्टिकल। वो सॉल्यूशन बनाता है जब, तो वो बन जाता है दो पार्टिकल, टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपके अकॉर्डिंग तो आपने एक डाला था, बट वो कितने हो गए, दो हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गई। और अभी भी हमने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मोलर मास जो आप ऑब्जर्व निकालने वाले हैं वो जितना आप सोच रहे हैं उससे कम आने वाला है, यानी कि 58.5 से कम हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा। कब, जब ये डिसोसिएट हो गया तो, क्योंकि आपके बॉडी में आपने एक पार्टिकल डाला था, उसमें जा करके दो बन गए, दो बन गए, क्या मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया, पार्टिकल बढ़ गया और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, मॉलिक्यूलर मास कम हो गया। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा कि सर एसोसिएट हो जाए तो, अब जरा सोचो, अगर आपने बोल दिया कि आपने दो पार्टिकल डाले NaCl, बट वो चिपक कर एक बन गए, आपके ऊपर में कितने डाले थे आपने, दो, बट वो आपस में एसोसिएट होकर के वन बन गया, यानी कि इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, कम हो गए, 2 से 1 हो गया, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप ऑब्जर्व निकालोगे वो कम आएगी, और जो कम आ जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास आपका ज्यादा आ जाएगा। यानी कि अगर NaCl तो वैसे डिसोसिएट नहीं होता, बट फिर भी अगर किसी का 60 है तो वो उससे बढ़ करके ज्यादा आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 65 जो भी है। तो दो केसेस हैं, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया तो मोलर मास जितना आप सोच रहे हैं उससे कम आ जाएगा, और एसोसिएट हो गया तो मोलर मास जितना आप सोच रहे हैं उससे
ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो दूसरा था इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, है ना। अब इसमें जब आप कॉपी में लिख रहे हैं तो दो कर लेना पार्टीशन। पहले में लिखिए इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए i इज इक्वल टू लेस देन 1 कि सर ये क्या है, ये हम बाद में डील करेंगे, बट अभी लिखा दिया ऐसे ही, ये क्या है, इसके बाद हम कोई डील करेंगे। और इसमें लिखिए इन दिस केस, ये चीज दिखा देता हूं, है ना। इन दिस केस, इन केस ऑफ एसोसिएशन, यानी किसकी बात है, इन दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीजेस, हेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस and molecular mass observed will become more than the theoretical value। theoretical value जैसे इसके लिए है more than the theoretical value। ठीक है, ओके, ये तो हो गया एसोसिएशन। दूसरा लिखिए in case of dissociation, in this case number of particle of solute increases, hence colligative property increases and observed molar mass is less than the theoretical molar mass, या observed value of molar mass decreases। ठीक है, ओके, और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए i is more than 1 कि सर ये i क्या है, यही पढ़ाने वाला टॉपिक है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे वो अधूरे थे, उनसे मोलर मास सही आए या ना आए, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट। डिसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, मोलर मास आपका कम आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं कि इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करा। इसके सॉल्यूशन की स्टडी करी वॉन हॉफ ने, और उसने एक कांस्टेंट दिया कि आप इन फॉर्मूले में एक कांस्टेंट का यूज कीजिए, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। तो हेडिंग डालिए वॉन हॉफ फैक्टर। चलिए, वॉन हॉफ फैक्टर होता है हमारे पास आई। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो हम आई सबके लिए कैलकुलेट करते हैं। दो तरह के सॉल्यूशन हमारे पास हैं, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या, द सॉल्यूट which are not associated or dissociate, the solute which does not associate or dissociate in the solution, वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इनके लिए वॉन हॉफ बोलता है कि I की वैल्यू 1 मान लीजिए, खत्म कीजिए। ठीक है, कि एग्जांपल बताओ, एग्जांपल वो जो हमने अभी तक करे हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, कैम्फर, ये सारे के सारे आपके पास, यूरिया, इसमें हमारी दिक्कत ही नहीं है, ना ये एसोसिएट होंगे ना डिसोसिएट होंगे। इनके लिए मैं आई की वैल्यू 1 ही माननी है। और ऐसे अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेना, इन क्वेश्चंस के लिए अल्फा ना पूछेगा, अल्फा की बात तक नहीं होगी। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन लिख लेना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो अल्फा की बात तक नहीं होगी। अब आप एक काम कीजिए, हमने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब से हमने शुरू करी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद से जितने भी न्यूमेरिकल कराए हैं, उसमें ये चीज नोटिस करिए कि सॉल्यूट क्या था। वो जितने भी सॉल्यूट थे वो सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, वो यहां लिख सकते हो, ग्लूकोज, सुक्रोज, कैम्फर, यूरिया, यही हमने यूज करा है।
लेकिन अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइट का यूज नहीं करा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द सॉल्यूट विच डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट आपके पास दो टाइप के, एक होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो जिसका अल्फा 100% होता है। इसमें भी अल्फा ना पूछेगा ना देगा। क्लियर? अब ये कैसे होते हैं? ये जनरली सॉल्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, जैसे सॉल्ट, जैसे आपसे बोला कि NaCl। तो आप ही बताइए, अगर ये पानी में जाएगा तो कितने आयन देगा? Na+ और Cl-। इसीलिए NaCl के लिए हमारे पास I की वैल्यू ये बोलता है 2 हो गई, यानी कि I = नंबर ऑफ आयंस। खत्म। जैसे मैं बोल दूं K2SO4, तो क्या देगा? 2 तो पोटेशियम देगा और 1 सल्फेट देगा, तो 2 और 1 3। इसके लिए I की वैल्यू आ गई 3। मैं बोलूं AlCl3, तो 1 एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, यानी कि I की वैल्यू आ गई 4। मैं बोलूं KCl, 1 पोटेशियम 1 क्लोरीन, I की वैल्यू आ गई 2। मैं बोलूं ZnSO4, 1 जिंक और 1 सल्फेट, I की वैल्यू आ गई 2। ठीक। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट दे देता है, सॉल्ट अगर दे देता है, तो आप समझ जाना कि I की वैल्यू कितनी आएगी? 2, मतलब जितना आयन वो देगा। अब हम बात करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि ये क्या होता है? जिनके लिए अल्फा <100 होता है, इनके लिए अल्फा या तो देगा या पूछेगा। तो क्वेश्चन में अल्फा दे दिया कि 90% है, समझ जाना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वो बोलता है कि बताइए इसका अल्फा कितना है, समझ जाना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब समझिए। अब हम ये इलेक्ट्रोलाइट को आगे बढ़ते हैं कि इनके लिए कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास 2 टाइप के हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट 2। एक तो वो अगर वो एसोसिएट हो जाए, तो यानी कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन, और दूसरा है इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन की बात करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई सॉल्ट है AXB1, ये आपने पानी में डाला, तो आयनाइज कैसे होगा? XA+ YB-। ठीक है, और मैंने इसका कितना लिया? 1 मोल लिया इनिशियल, है ना? ऐसा डालते हैं, लिख लिया आप लोगों ने? टेबल ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। तो बताइए आपने इसके कितने पार्टिकल लिए? 1, यानी कि ये इसकी हो गई थियोरेटिकल वैल्यू। थियोरेटिकली आपने इसका 1 मोल लिया है। क्लियर? और एट इक्विलिब्रियम एक के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। एक के लिए, एक मॉलिक्यूल है ना, ये 1 मोल है, 1 मोल के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा। तो एक्स के लिए कितना हो गया? एक्स अल्फा। वाई के लिए कितना हो गया? वाई अल्फा। ये हो गई इसकी ऑब्जर्व्ड। अब समझिए आई कैसे निकालते हैं। कॉपी के टॉप पर लिखिए, आई का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव, या ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल। और अगर आप मोलर मास में लिखेंगे तो उल्टा आ जाएगा, है ना? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अपोजिट होता है। अगर आप मोल है तो मास की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अपोजिट होता है ना। तो ऑब्जर्व ऊपर है तो यहां आ जाएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास।
ठीक है, चलिए तो हम इसको यूज कर लेते हैं। कॉपी के टॉप लिख दिया आपने, आइए। तो ऑब्जर्व्ड मोल आई हमें निकालना है, तो बताइए ऑब्जर्व्ड मोल कितने थे आपके पास? इतना बचा है 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। थ्योरेटिकल कितना लिया था आपने? 1। यानी कि ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई आ जाएगा आपके पास 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई अल्फा। एक्स प्लस वाई को मैं कह देता हूं एन, तो आई हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। एन क्या है? एक मोल ने कितने आयंस दिए हैं, है ना? नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वटेवर। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इसको यूज कैसे करेंगे हाँ अभी समझेंगे। इसको आप अल्फा इंटू एन भी कर सकते हैं, बाद में बात करता हूं। अगला देखिए, इन केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब आपने 4 लिए, 5 लिए, मॉलिक्यूल मिलकर के एक बन गया। मैंने एन मॉलिक्यूल लिए हैं एक, और ये एसोसिएट हो गया, एन के एन मॉलिक्यूल जुड़ गए। मतलब ये मानो कि 4 ए के मॉलिक्यूल मिले थे, वो चारों को चारों जुड़ करके A4 बना लिया, ऐसे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, तो अगर एन मॉलिक्यूल मिल करके एन बनाते हैं, मतलब सपोज करो मैंने इसका एक मॉलिक्यूल लिया, तो एक मॉलिक्यूल में से एसोसिएट हो गए अल्फा। ठीक है, तो ये क्या है? थ्योरेटिकल मोल। आपने कितने लिए थे? एक लिए, उसमें से अल्फा एसोसिएट हो गए। मतलब एन के लिए अगर अल्फा है, एन के लिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, तो एक के लिए कितना है? अल्फा बाई एन। ये कितना बन जाएगा? अल्फा बाई एन। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ रखी है क्लास 11th इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये हमारे पास आ गए ऑब्जर्व्ड मोल। अब हमें आई निकालना है। आई कैसे निकालते हैं बेटा? ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व्ड है 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाई एन अपॉन एन, यानी कि आई की वैल्यू हो गई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ठीक है, ओके। ये तो हमने सीखा कि अल्फा आई कैसे निकलता है। ठीक है सर, ये तो बताओ इसका करना क्या है, आगे बताते हैं। 1 मिनट। तो वॉन टू ऑफ ने पहले बताया कि इस तरह से आप वॉन टू ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है आप समझ लीजिए कि आप लोग अभी तक समझते थे पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए होता है। ठीक, अभी तक आपको पता था डेल्टा टी बी जो होता है मोलैलिटी इंटू के बी होता है। अभी तक आपको पता था डेल्टा टी एफ जो होता है वो मोलैलिटी इंटू के एफ होता है। अभी तक आपको पता था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये फॉर्मूले आपको पता है। अब आप इन फॉर्मूले को भूल जाइए। ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि इनसे वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपके पास रियल फॉर्मूले हो गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। आई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है। मैं वहां भी एक ट्रिक बता देता हूं हल्की सी। ठीक है, देखो आई मैं जो है आई का फॉर्मूला मुझे जो आता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन याद रखता हूं मैं। ठीक है, और इसको देखिए अगर ये डिसोसिएशन हो रहा है तो इसको एक साथ रख दीजिए, और अगर ये एसोसिएट हो रहा है तो इसको डिसोसिएट कर दीजिए। कैसे डिसोसिएट कर दोगे? ऐसे करके, ऐसे अल्फा बाई एन। घटिया ट्रिक है आई नो, बट याद हो जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। वो बोलता है कि ये इसमें जाकर के डिसोसिएट हो गया तो खुद ही अलग हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है एसोसिएट हो गया तो आपको इसको अलग कर देना है, ऐसे करके। तो ये फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ठीक है, चलिए पहले एक छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको समझते हैं कैसे इसका यूज करना है। देखिए
calculate value of want of factor for sulfuric acid whose degree of dissociation is 95%, whose degree of dissociation is 95%. ट्राई कीजिए। चलिए अब देखो आप इसको कैसे कर सकते हैं। 12th क्लास में हम ये बताते ही हैं कि ऐसे ही करना चाहिए कि भाई आप लिखिए H2SO4 या आयनाइज हो गया है, फिर आपने इसको लिखिए 1 0 0 1 माइनस अल्फा, एक के लिए अल्फा, दो के लिए 2 अल्फा, एक के लिए 1 अल्फा, और आई क्या होगा, ये ऑब्जर्व है नीचे वाला, ऊपर थ्योरेटिकल 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बाय 1, तो आई आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा क्या है 95%, यानी कि 1 प्लस 2 0.95, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 2.9। ठीक है, चलो सर दूसरा अगर आपको ये नहीं आया, पहले आपको ये देखना है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको सिर्फ ये याद कर लीजिए कि आई होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन, खत्म। ये क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो आप एक साथ रख लीजिए। और एक H2SO4 कितने एन ले रहा है 3, तो एन की वैल्यू इसके लिए आ गई 3, खत्म हो गया। आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, यानी कि आई इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा। अल्फा कितना है 0.95, सोल्व कर देंगे 2.9 आ गया। या डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कब, जब आपको ये नहीं आता है, या फिर उसको थोड़ा सा बेवकूफ बना दीजिए, इसको लिख लीजिए as we know that H2SO4 is 2H plus और सल्फेट, और डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना। आपको पता है ना, एक वाला 3 दे रहा है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि AlCl3 है, इसके लिए अल्फा 90% है, बताइए इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना है, तो कैसे करेंगे, I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, डिसोसिएट होता है तो इसको ऐसा लिख लीजिए, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 3 और 1 4, सॉरी AlCl3। ठीक है, अब जैसे मैं बोल दूं कि H2SO4 है, इसके लिए अल्फा 90%, आप निकालो, तो मुझे पता है एक HCl एक H प्लस देगा, 2 Cl देगा, तो I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा n याद कर लिया, n की वैल्यू 2, डिसोसिएट होगा इसलिए एक साथ रख देंगे, 1 और 2 करके 1 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, 90% रख दीजिए, 1 प्लस 0.9 तो 1.9 आ जाएगा, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, पर अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि निकालना ही है तो HCl को H प्लस Cl माइनस, एक के लिए 0 0 1, एक के लिए अल्फा, एक के लिए अल्फा प्लस अल्फा, ये थ्योरेटिकल वैल्यू अपॉन 1 आ जाएगा, आई की वैल्यू घट 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। कुछ ज्यादा जल्दी कर दिया, ठीक है, बाकी आपको बताया क्या करना है। ठीक है, फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना ना आपको व्हाट्सएप भी चलाना होगा, भी तो इंस्टाग्राम पे अपनी स्टेटस भी देखना होगा, है ना, और वो जो करते हो आप, वो कुत्ते बिल्ली बन करके फोटो खिंचवाते हो, वो भी करना होगा ना स्कैप पे, स्ट्रीक क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीक मेंटेन करनी होगी फोटो भेज करके, है ना। पता नहीं यार लोगों को क्या ही मजा आता है कि भाई क्या की स्ट्रीक चल रही थी, क्यों ऐसे। हाँ चलिए आइए क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ब्रैकेट में लिखिए कान खड़े हुए, लिखिए ब्रैकेट में बनाइए, चलिए मजाक नहीं, ब्रैकेट में लिखिए कान खड़े हुए। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl, ब्रैकेट में कान खड़े हुए, should be added to 1 gram of water, to 1 gram of water to lower its freezing point, to -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार। चलिए अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl
कान खड़े हुए शुड बी एडेड टू वाटर टू लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझिएगा, आपसे बोल रहा है लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, यानी कि आपको हिट कर गया कि ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब यहां पर केसीएल आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये क्या है, एक सॉल्ट है, इसलिए यहां पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर आएगा। क्लियर, यहां पर बॉन्ड ऑफ फैक्टर आएगा। लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ आई एम के एफ, खत्म, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला इसने, ओके, अब देखो केसीएल भी बोला है और अल्फा ना दिया है ना पूछा है, इसीलिए आई को केसीएल को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता भी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे और आई की वैल्यू क्या मान लेंगे कि 2 है। ठीक है, एक पोटेशियम और एक क्लोरीन, बस कितने से कम हो रहा है, -8 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टीएफ कितना हो गया 8, आई की वैल्यू 2, मोलारिटी निकाली केसीएल की, कितने ग्राम है, अच्छा कितने ग्राम ऐड करना है वो तो निकालना है, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, केसीएल पोटेशियम 39 प्लस 35.5 जोड़िए इसको, यह आएगा 74.5। ठीक है, कितने ग्राम में एडेड टू 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम में वेट इनटू 1000, ये रख दिया आपने। ये है कान खड़े होने का मतलब कि आई आपको याद आना चाहिए कि आई निकलेगा। ओके, इसमें नहीं दिया है बट वाटर है तो हम समझ लेंगे 1.86। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो कितने ग्राम डालना है, आ जाएगा आंसर 0.16 ग्राम। क्लियर, इस तरह से, और कुछ नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक है, a solution containing 0.5 ग्राम ऑफ KCl, ब्रैकेट में कान खड़े हुए या नहीं, बिल्कुल, अल्फा भी आ गया ना, कुछ ने बोले कि अल्फा 90% है तो भी आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए, a solution containing 0.5 ग्राम ऑफ KCl, कान खड़े हुए, dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, freezes at -0.24 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अच्छा हाँ, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए, अब क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ते हैं और अप्रोच समझाता हूं। ये बोलता है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग KCl, KCl इसका मतलब है मेरे पास क्या है, सॉल्ट है, यानी कि मुझे इसमें आई का यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल। और किसकी बातें कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट की, तो डेल्टा टीएफ आई मोलैरिटी इनटू केएफ, कि सर आई कितना रखना है कि 2, नहीं कि सर अभी भी पिछला क्वेश्चन में तो रखा था बेटा, मैंने अल्फा दिया था ना पूछा था, तो वो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ट्रीट कर लिया, आई की वैल्यू उसके आयन के बराबर रख दी, बट यहां पर अल्फा आपसे पूछ लिया है, अल्फा इज आस्क्ड, राइट, अल्फा पूछ लिया है, तो यू विल कंसीडर इज एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये आयनाइज हो जाएगा, तो हम लिखेंगे हियर आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। ठीक है, अब ये डिसोसिएट हो रहा है, साथ साथ रख दिया, या फिर इसको आप डायरेक्ट यूज ना करें, कई बार स्कूल के टीचर बुरा मान जाएंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, KCl आयनाइज हो गया K प्लस Cl माइनस 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, और I हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, खत्म। इसको सॉल्व थोड़ा और ढंग से लिख दो यार, 1 प्लस तुमसे प्यार हुआ, ये रहा। ठीक है, आगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर KCl है तो n कितना है 2, तो इससे भी वही आने वाला है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, और तुमसे प्यार हुआ, ये दो। ये आप डायरेक्ट तभी करें जब आपके स्कूल का टीचर थोड़ा सा आपको समझ जाए, वरना इस स्टेप के नंबर काट सकता है वो। ठीक है, तो रिस्क अपने हिसाब से लेना। तो ये मेरे पास आई आ गया, अच्छा मुझसे क्या पूछा है, अल्फा पूछा है, तो मैं आई निकाल देता हूं, भटक गया मैं, डेल्टा टीएफ कितना है -0.24, तो माइनस को हटा दूंगा मैं,
24 0.24 है ना। आई की वैल्यू, मोलारिटी कितनी है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम में वेट, ये 74.5 आया था ना अभी, कितने ग्राम है, 100 ग्राम वाटर, KF 1.86, ठीक है। तो ये m की वैल्यू रख दी, तीनों वैल्यू आ गई ना, I की, इसकी और KF की। इसको सॉल्व करेंगे तो I मेरे पास आ रहा है 1.9, निकल गया 1.92 आ गया 1.9, और I मेरे को मिल गया है, मैं लिख दूंगा here I is equals to 1 plus alpha, 1.92 प्लस 1 प्लस अल्फा, अल्फा आ गया 0.92 और यानी कि 92% खत्म हो गया, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर मतलब फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये लिखना या ये लिख लेना, और फोर्थ पार्ट में ये लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। और आप लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और एक बार मुझे डाउट भेजेंगे तो एक क्लास में इसके सॉल्यूशन कराऊंगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी के, ठीक है। चल टेक केयर।